बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट ताहिर शेख एक बार फिर हालात हाजरा की नई एपिसोड के साथ हाजिर है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का 75वां इजलास जारी व सारी है, जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से अपने स्केजूल के मुताबिक बहुत सारे मुल्क के मंदूबीन, रिप्रेजेंटेटिव्स और वज़राए आज़म ने अपनी अपनी तकारीर की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस सिलसिले में अपनी एक तकरीर की और इस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत सारे मसाइल को उजागर किया और उनके ऊपर बातचीत की। हम इन तमाम जो उनकी तकरीर के पॉइंट्स थे, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे रेगुलर न्यूज़ एनालिस्ट पाकिस्तान से सैयद सलमान शाह को वेलकम करते हैं शो में, कि सलमान आएँ और हमें बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो ये तकरीर थी वो उसके बारे में उनका क्या ख़्याल है और उस तकरीर को थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कस करें। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। सलमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सलमान, जैसे कि 75वां इजलास आपको पता है जारी है UNGA का, और इमरान ख़ान साहब ने तकरीर की, बहुत सारे और दूसरे लोगों ने भी तकरीर की, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चूँकि हम पाकिस्तान से हैं तो ज़्यादा फोकस हमारा इमरान ख़ान की तकरीर की तरफ था। तो आप प्लीज़ बताइएगा प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के हवाले से कि आप क्या समझते हैं, कैसी रही तकरीर, और उसके जो चीदा जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी प्लीज़ बात करें तो। जी, तकरीर जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक है, तकरीर तो बहुत अच्छी रही और हमने उसका जो है वो फीडबैक देखा। जो ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने बड़ा उसको सराहा कि बहुत अच्छी तकरीर थी और उसमें वो बातें हुई हैं जो होनी चाहिए इस फोरम पे। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किए हैं। इंडिया के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का उन्होंने बेसिकली केस लड़ा है इस स्पीच में। अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हुई है, पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो पिछली सेशन में हमने बात की थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, तो उसका पूरा उन्होंने केस लड़ा है। और अगर सीधा पॉइंट मैं आपको ज़रा बता दूँ उनके, बिल्कुल सर, गो अहेड। तो उनमें से जो मेन चीज़ उन्होंने कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से और पुअर कंट्रीज से और डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप वर्ल्ड की तरफ, वो बहुत ज़्यादा है। और जो इन्फ्लोज आते हैं एड की शक्ल में, ग्रांट की शक्ल में, वो बहुत कम है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके तहत जो है वो आसानी से उस पैसे की रिकवरी हो सके जो कि मनी लॉन्डर होकर डेवलप कंट्रीज चला गया, और वो पैसा ना सिर्फ रिकवर हो बल्कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे यूज़ हो डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जिसकी वजह से जो है उनकी भी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो और वो चीज़ें वहाँ पर भी इम्प्रूव हो। अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात की उनमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट्स हैं जिनमें से उन्होंने इंडिया को फिर एड्रेस किया। उनकी पहली तकरीर अगर आपको याद हो तो पहली तकरीर में इमरान खान साहब ने कहा था कि पहली दफ़ा उन्होंने दुनिया के सामने इंडियन आइडियोलॉजी को सामने रखा जो कि करंट गवर्नमेंट की है, RSS की बात की। उन्होंने उसको रिट्रेट किया है, दोबारा दोहराया है और कहा है कि ये खतरा है, आइडियोलॉजी है, उससे साउथ एशिया में अमन नहीं आ सकेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। उन्होंने रिट्रेट किया इस बात को। और ताहिर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के तरफ से ये बात होना कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना चाहिए और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। बेसिकली आप देखें होता है क्या, डेवलपिंग कंट्रीज़ की हमने पिछली दफ़ा ही बात की थी, उनकी गुर्बत की जो एक मेजर वजह ये है कि उनका जो पैसा होता है वो उनके पॉलिटिशियन, जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या और लोग होते हैं, उनके थ्रू बेसिकली वो डेवलप्ड कंट्रीज चला जाता है और वहाँ से बहुत मुश्किल से फिर वो वापस आता है। क्योंकि देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ के कुछ लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि फिर वो उसको एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वो जो आउटफ्लो है मनी का। तो इस वजह से उन्होंने पूरा एक होलिस्टिक व्यू लिया है उसका और कहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ को कि इसमें आपने साथ देना है, और जो पैसा जो है वो मनी लॉन्डर होकर चला गया है और उसकी बहुत फेयर चांसेस है कि वो फिर वो टेरर फाइनेंसिंग में भी यूज़ हो, जो कि हमने FATF वाले प्रोग्राम में भी कवर किया था। जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बिफोर कि मैं उसको भूल जाऊं, मैं आपसे वो बात पूछ लूं। सलमान, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक से इस बात की रिक्वेस्ट की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा उनके ममालिक तक पहुंचा तो उसके ऊपर उनसे मदद तलब की। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो FATF की जानिब से अंडर प्रेशर है और वो कमोबेश वही ममालिक हैं जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री के ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लिया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है।
तो ये तजाद नहीं है आपके ख्याल में कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी मनी लॉन्ड्रिंग रोकें और दूसरी तरफ जो लॉन्डर होकर पैसा गया है उसके ऊपर जो है उनके यहाँ वो खुद शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं? आप कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए ताहिर, आपको जब FATF में जब हमने बात की थी पिछली दफ़ा तफसील से, तो हमने यही बात की थी कि वो आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर जो है वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो ये बात की है कि जब मनी लॉन्ड्रर होके पैसा चला जाता है जी डेवलप कंट्रीज में, तो अब उसका भी तो कोई हल होना चाहिए ना। बिल्कुल तो सही है। दोबारा उसकी रिकवरी कैसे होगी? बिल्कुल उसकी रिकवरी कैसे होगी? वो दोबारा से कैसे आएगा उन कंट्रीज में जहाँ पे ह्यूमन इंडेक्स जो है वो कैसे इंप्रूव होगा? तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि ये पैसा आना चाहिए और यूज़ होना चाहिए, लेकिन ऑब्स्टिकल जो है वो ये है कि कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। जैसे देखें, मैंने पहले भी कहा था आपको FATF के हवाले से कि ये एक कंसोर्टियम है, ठीक है ना, उसमें 39 कंट्रीज हैं और इसको इनिशिएट किया था G7 ने, ठीक है। इस पे यूनाइटेड नेशन लेवल का जो है वो इनिशिएटिव होने की ज़रूरत है और इसी को उन्होंने एड्रेस किया इस बात को कि जब पूरी दुनिया जो है वो एक पेज पे होगी इस बात पे, तो रिकवरी भी आसान होगी और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की उन्होंने बात की है। और दूसरी बात ये है कि जब डेवलप कंट्रीज जैसे हमने G7 की बात की, जब पॉइंट आउट करते हैं और ग्रे लिस्ट कर देते हैं और ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कंट्री को, तो उनको फिर दूसरी तरफ ये बात भी इंश्योर करनी चाहिए कि जो पैसा उनके पास आ गया है वो उनको दोबारा से उन कंट्रीज को लौटा दें। ये हाँ, उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए, उसको वज़ा कर लें मिलकर बैठकर और इसको। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा जब मनी लॉन्डर हो जाए पैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से या पुअर कंट्रीज से और उसके बाद फिर उसका कोई पुरसाने हाल ना हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली इस पॉइंट को एड्रेस किया है और उन्होंने इस पर उनकी हिमायत जो है वो मैंने देखा कि रीजनल भी उनकी बहुत हिमायत हुई है इस बात पे और इंटरनेशनल भी बहुत हुई है और उनको तकरीर को बहुत सराहा गया है, क्योंकि पहली दफ़ा जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी ग्लोबल इश्यूज़ पे बात की है। उसमें उन्होंने फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज पे भी बात की है, उन्होंने फिर और बहुत सारी बातें की हैं, वो तफसीलन है बात, तो हमारे पास टाइम की कमी की वजह से इतना वक्त नहीं है कि हम सबको डिस्कस कर सकें। लेकिन बहरहाल उन्होंने कश्मीर के इशू को, फ़लस्तीन के इशू को, फ़लस्तीन का इशू ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज्ड है, लेकिन कश्मीर के इशू को एक दफ़ा उन्होंने बिल्कुल रिक्रिएट करके इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है, जिसको सराहा गया है। लेकिन एक बात जो इसमें बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं जो देख रहा हूँ कि जो इमरान खान जो है वो एक सोलो फ्लाइट की शक्ल में चल रहे हैं और उनकी जो अपनी कैबिनेट है जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री है, और मैं इंतज़ार करता रहा उनकी किसी बयान का और ट्वीट का, लेकिन अभी तक FATF का केस जो आया है और अभी जो FinCEN लीक्स हुई हैं उस पर भी कोई बात हमें जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री या उनकी स्पोक्स पर्सन की तरफ से नज़र नहीं आती। तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात ग्लोबल स्टेज पे कह रहे हैं तो उनको भी फॉलोअप होना चाहिए और फॉलोअप करने के लिए उनकी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज है उनको फिर पीछे उनको फॉलोअप करना चाहिए और बाकायदा उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस बात को आगे पहुँचाना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग नज़र आती है बात। अभी तक तो कुछ नहीं आई, अगर आएगी तो हम देखेंगे, आना चाहिए ज़रूर। जी सलमान, हमने ये भी देखा कि बहुत उन्होंने जो है वो वज़नदार अल्फाज का इंतखाब किया, वोकेबलरी उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत सफिशेंट उन्होंने और बहुत काफ़ी जामे और यानी कहते हैं कि मुख्तसर पुरअसर जो है खिताब किया। अब आपसे एक स्ट्रेट सवाल मेरा ये होगा कि ये बात सुनने में आई है कि इंडिया की तरफ से फौरी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और काफ़ी सारे सियासी पॉइंट्स जो है वहाँ पर हाईलाइट किए थे UN जनरल असम्बली में रिप्रेजेंटेटिव स्टेज के ऊपर, लेवल के ऊपर। और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि इनको ये सारे पॉइंट्स प्रोवाइड करने में बहुत सारे पाकिस्तान की जो है वो सियासी विंग का हाथ है। तो क्या ऐसी कोई खबर आपके सामने आई है, कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिससे ये पता लगा हो कि हाँ देयर इज़ अ विंग विच इज़ वर्किंग अलॉन्ग साइड विद इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स टू एक्चुअली ताकि वो किसी तरीके से इमरान खान को कमज़ोर कर सकें? पर्सनल अटैक्स तो इंडिया हमेशा से करता है। देखें, जब दलील से बात नहीं हो पाती तो फिर आप पर्सनल अटैक्स करते हैं, तभी करते हैं आप पर्सनल अटैक जब आपके पास दलील नहीं होती। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इंडिया के एक नैरेटिव के आप जो है वो टेररिज्म की नर्सरी रहे हैं, आप नर्चर करते हैं, आप ये करते हैं, ये हमेशा से उनका एक रिपीटेटिव प्रोपेगेंडा है जो वो करते आ रहे हैं। देखें, जहाँ तक बात उन्होंने की है उसामा बिन लादेन की और बाकी, देखें उनमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी ताहिर, वही तालिबान जिसको 2001, 2002, 2003
ऑनवर्ड जो है उनको जो है वो टेररिस्ट कहा जाता था, सब कुछ कहा जाता था। उन्हीं के साथ बैठकर टेबल टॉक कर रहे हैं, ठीक है। कतर में उनके ऑफिस ठीक खुले है, हुए हैं, इस्लामाबाद में उनके ऑफिस को, ठीक है। और अमेरिका ठीक खुद है, को जाके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पॉम्पेओ, वो जा जाके उनसे मिलते हैं। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में कोई चीज़ तो हतमी होती नहीं है। देखिए ठीक है, उन्होंने किया, उन्होंने तालिबान ने ये बात प्रूव कर दी कि बाहर से एक इंसर्जेंट आए थे, हमने उनके खिलाफ लड़े, और देखें आप 18-19 साल हो गए और वो नहीं जीत सके, तो आज जा रहे हैं। आज की मैंने सुबह की फुटेज देखी है कि वो व्हीकल्स जो उनकी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, वो तोरखम के रास्ते जो है वो दोबारा से पोर्ट की तरफ जा रही हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। यही बात हम 2001 से लेकर 2008 तक देखते थे कि नेटो सप्लाईज जाती थी कराची पोर्ट से उस तरफ तोरखम की तरफ, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हमारे सामने हो रहा है, हम हिस्ट्री विटनेस कर रहे हैं ताहिर। और इमरान खान का जो शुरू से मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान के बारे में भी वो ये था कि इसका हल टेबल टॉक से होगा, लेकिन दुनिया बहुत देर से समझी ये बात। और जो है कि 19 साल 20 साल अमेरिका ने कितने ट्रिलियन डॉलर्स इसमें फूंक दिए और अपनी इकोनॉमी की भी जो है वो बिल्कुल उसको शैम्बल्स में ले गया, और उसके बाद जाके उनको ख्याल आया कि इसका हल नहीं था। देखें इसकी एक हिस्ट्री है, जब ब्रिटिश ने कोशिश की थी वो नाकाम हुए थे, जब सोवियत यूनियन ने कोशिश की थी वो नाकाम हुए थे, और अब अमेरिका नाकाम हुआ है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक, सही। सलमान, एनीथिंग टू रैप अप, कोई और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपकी नज़र से गुजरी हो इस तकरीर के हवाले से? इमरान की तकरीर से जो एक चीज़ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, वो हमने पिछला प्रोग्राम में जो फिनसेन लीग के हवाले से की थी। जी बिल्कुल। देखिए फिनसेन लीग में हमने कहा था कि 5 बड़े बैंक इन्वॉल्व हैं, 2 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है, और बिल्कुल। सब जो है वो डेवलप कंट्रीज से हुई है। और जब बात आती है FATF की ग्रे लिस्ट की, तो उसमें होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री और वो ममालिक जिनका उनसे ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो एक बात इमरान खान की तकरीर से भी जो कनेक्टेड है, और मैं एक और बात कर दूं कि मैंने आपसे कहा था FATF में ग्रे लिस्ट में हमेशा पाकिस्तान को जो पुश किया जाता है और एजेंडा में लाया जाता है वो इंडिया करता है। अब आप देखें 2 दिन पहले ही ये खबर आई है कि इंडिया के 44 बैंक इस फिनसेन लीग के तहत जो है इन्वॉल्व पाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। अब मुझे एक बात बताएं कि क्योंकि पाकिस्तान तो FATF का मेंबर अब है नहीं, ठीक तो है। कौन अब जो है वो पुश करेगा इस एजेंडा को कि भाई इंडिया को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि उसके 44 बैंक उस लीग्स के मुताबिक जो है उस मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा पाए गए हैं, जिसकी जो ट्रांजेक्शन पाई गई हैं सस्पिशियस, वो तकरीबन 2000 से ऊपर है, और जो अमाउंट है वो तकरीबन $1 बिलियन से ऊपर बताया जा रहा है। मज़ीद डिटेल्स आएंगी आने वाले दिनों में, हम इस पर मज़ीद रोशनी डालते रहेंगे। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं कि जब पाकिस्तान पे ग्रे लिस्ट की बात होती थी तो सब बात करते थे, अब ये मुझे बताएं यहाँ कौन इनिशिएटिव लेगा? पाकिस्तान तो मेंबर नहीं है FATF का। तो आपका मतलब कहने का मकसद ये है कि अब ये लीक्स तो सामने आ गए हैं, बट देयर इज नो एनी मैकेनिज्म कि जो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर सके, और ये जो एक तरह से कहना चाहिए जो इल्ज़ामात हैं इसकी कोई तहकीकात करे, तो ये ऑर्डर कौन देगा? हु विल एग्जीक्यूट इट? इज दैट व्हाट यू मीन? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि जब आप UN में जाके ये बात करेंगे या इंटरनेशनल कोर्ट में ये बात करेंगे तो फिर कोई सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी इस हाल में कौन करेगा? और अनफॉर्चुनेट बात जो मैं आपको कर रहा हूँ कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट्स में ये मेन है ये न्यूज़ जो 44 लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में अगर पाए गए तो इसका फेयर चांस है कि वो टेरर फाइनेंसिंग में भी पाए जाएंगे। लेकिन किसी ने ये न्यूज़ जो है वो इस तरीके से जो है वो नहीं उछाली जो उछालनी चाहिए थी। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, अनफॉर्चुनेट बात है ये, उनका एक ट्वीट भी इस बात पे नहीं आया जिसका मैं वेट करता रहा, और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी खामोशी है, और मेरे ख्याल में एक क्रिमिनल खामोशी है। जल्द से जल्द इस पर टेक लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो आप मिस कर देंगे। और आपका FATF का जो ग्रे लिस्ट का केस है वो मैंने आपको पहले ही कहा था वो इमटेरियल हो जाएगा, और वो इमटेरियल और इररिलेवेंट हो जाएगा अगर आप नेगोशिएशन की टेबल पर इस ट्रम्प कार्ड के साथ बैठेंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 44 बैंक इंडिया के इन्वॉल्व पाए गए, और ये लीक्स पाकिस्तान ने नहीं करवाई हैं, इंटरनेशनली जो है वो ICIJ जो कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का वो है, और इसमें बज़फीड इन्वॉल्व है, जिनको ये डॉक्यूमेंट्स मिले थे, और उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेट करके दुनिया के जो है तकरीबन 88 कंट्रीज से जो है वो जर्नलिस्टों ने हिस्सा लिया है, और 400 के करीब जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ है, और पाकिस्तान को यही बात न्यूट्रलिटी के साथ करनी चाहिए कि आप इसको भी इन्वेस्टिगेट करें। और वो जो 5 बड़े बैंक, जो दुनिया के 5 बड़े बैंक इन्वॉल्व पाए गए 2 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में,
उन पे कौन बात करेगा, उनको कौन फाइन करेगा? ताहिर लगता है ऐसा है कि ये दुनिया जो है वो माइट इज राइट वाली है, और जहां पर जिसकी लाठी है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा था, बिल्कुल सही। मुझे आप इजाजत दें तो मैं अकबर इलाहाबादी का आपको एक शेर सुना दूं। बिल्कुल, इसी के साथ हमें रैप अप भी करना होगा सलमान। हाँ बिल्कुल, आप सुनाएं, गो अहेड प्लीज। वो कहते हैं कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या बात है, ऐसे ही है आपको। बिल्कुल सही है। लेट्स सी, देखते हैं आलमी बरादरी इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये थे सैयद सलमान शाह। स्क्रीन पर आप इनका ट्विटर हैंडल भी देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, उनसे रब्ता करना हो तो आप यकीनन इनसे कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी गहरी नज़र है इनकी इन तमाम मामलात के ऊपर। हमारे जो न्यूज़ तज्ज़निगार हैं परमानेंटली इस प्रोग्राम के, सैयद सलमान शाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह अब हम आपको जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में दावत देंगे जो मज़ीद न्यूज़ डेवलप्स होंगी उनके साथ। मैं तमाम व्यूवर्स से कहता चलूँ कि जिस तरह हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, आफ्टर द ब्रेक